नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज का इस सेशन में अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एचटीबीटी कॉटन। ये करंट इश्यूज का भी टॉपिक है और वैसे भी कॉटन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक किसान हैं या आप एक एग्रीकल्चर रिसर्चर हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है इसको समझना। आपको ये टॉपिक अलग अलग जगह पर मिलेगा, पर बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा, बहुत बिखरा हुआ मिलेगा। लेकिन हम आज एक ही जगह पर बीटी कॉटन, एचटीबीटी कॉटन को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और हमारे भारत में इसको क्या अभी लीगलाइज किया जा रहा है। तो बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रेजल कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी है जो भारत के अंदर जीएम क्रॉप को अलाउ करने का काम करती है कि इसको हमें ग्रो करना है या नहीं करना है। तो पिछले 3 साल से इस कमेटी के द्वारा एक अलग से कमेटी बनाई गई या ये संस्था के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अंडर में 3 साल तक बायोसेफ्टी ट्रायल या बायोसेफ्टी रिसर्च कंडक्ट करवाई गई, जिससे यह पता चला कि एचटीबीटी कॉटन पूर्णतः रूप से सेफ है और अभी इसको लीगलाइज किया जा सकता है या भारत के अंदर इसको जो है अलाउ किया जा सकता है। अब बात करें तो अब प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पर्यावरणवादी है या एनवायरमेंटलिस्ट है वो इसको लेकर क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बीटी कॉटन क्या है और कैसे शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले कुछ रिसेंट खबरें जो आपकी है उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। आपने ये खबर पढ़ी होगी जिसमें लिखा है कि प्लान फुट टू लीगलाइज एचटीबीटी कॉटन टू डबल द कॉटन प्रोडक्शन, की भारत के अंदर आपके नरमे या कपास के उत्पादन को दुगना करने के लिए भारत में एचटीबीटी कॉटन को लीगलाइज किया जा रहा है। ये एचटीबीटी का मतलब होता है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। अभी तक भारत के अंदर केवल बीटी कॉटन हम लोग ग्रो करवाते थे, लेकिन अब जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी होगा, यानी कि खरपतवार नाशी जो आपके केमिकल होते हैं उनके समक्ष भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलेगी। कैसे, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन दूसरी खबर पर नजर डालिए जो आज ही की है और इस खबर के अंदर लिखा है कि इंडिया सेट टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बाय द 2034, यानी कि भारत जो है वो 2034 तक हम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 कॉटन प्रोडक्शन बनने वाले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले, उत्पादन करने वाले जो है देश बनने वाले हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि हम कुछ साल पहले ऑलरेडी जो है भारत आपका कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक पर था, लेकिन अभी हम लोग 2034 का फिर से टारगेट कर चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो आपको मैं एक ट्रेंड दिखाता हूं, उस ट्रेंड को देखिएगा जरा। ये ट्रेंड आपका जो है ये प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एक प्रकार से 1981 से लेके और लगभग आपका 2025 यानी कि अब तक का पूरा ट्रेंड आपके सामने रखा गया है। और इस ट्रेंड में अगर आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियल लेवल पर 1980-81 के अंदर जो भारत का प्रोडक्शन था कॉटन का वो लगभग 7.8 मिलियन बेल था, यानी कि लगभग 7.8 मिलियन गांठें भारत के अंदर कॉटन का उत्पादन होता था, जो धीरे धीरे 2002 तक क्या हुआ कि इंक्रीज तो हुआ, लेकिन उतना बड़ा नंबर इंक्रीज हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि देखो बीजों में संशोधन किया गया, नए बीज मार्केट में लाए गए, नई वेराइटीज मार्केट में लाई गई, लेकिन उतना उत्पादन हम लोग नहीं बढ़ा पाए। लगभग 2002 तक भारत का उत्पादन आपका 15 या ये कह सकते हो 15 से 16 मिलियन बेल ही पहुंच पाए, यानी कि 15 से 16 मिलियन गांठें ही हम लोग उत्पादन कर पाए। लेकिन 2002 में आपको पता होगा भारत के अंदर बीटी कॉटन को लाया गया, ठीक है। उससे पहले वर्ल्ड में बीटी कॉटन को ग्रो करवाया जा रहा था, लेकिन 2002 में भारत के अंदर बीटी कॉटन को अलाउ किया गया, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा। अच्छा, अभी तक अप्रेजल कमेटी के द्वारा अभी तक भारत के अंदर केवल एक ही क्रॉप है जो कि कमर्शियली तौर पर ग्रो करने के लिए किसानों को अलाउ की गई है। इसके अलावा बाकी कोई भी क्रॉप, चाहे आप जीएम मस्टर्ड की बात करते हो या आप सोयाबीन की बात करते हो, जो है इसके अलावा एचटीबीटी कॉटन की बात करते हो, तो कोई भी फसल अभी तक भारत में कमर्शियली तौर पर ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं की गई है, केवल उनके रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2002 में जब भारत में बीटी कॉटन आया तो उसके बाद प्रोडक्शन में एकदम से सर्ज देखने को मिला और 15 साल 2015 तक भारत का उत्पादन लगातार बढ़ा, लगातार इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस के साथ, लेकिन हम लोग 38.6 मिलियन बेल तक पहुंच गए, यानी कि लगभग 38.6 मिलियन गांठें भारत उत्पादन कर पा रहा था। अच्छा, एक बेल का जो वैल्यू होता है या एक बेल का जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है, ठीक है। यानी कि
एक गांठ का वजन लगभग 170 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो लगभग हम 38.6 मिलियन गांठों का उत्पादन जो है 2015 तक कर पा रहे थे। अब क्या होता है कि 2015 में आपने सुना होगा कि भारत के अंदर व्हाइट फ्लाई का एक तो अटैक देखने को मिला और उसके साथ साथ पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी, क्योंकि देखो 2002 में जो बीटी कॉटन लाया गया था, ये गुलाबी सुंडी और जो आपका अमेरिकन सुंडी थी, उन दोनों के समक्ष ही इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी। यानी कि ये कीट अगर बीटी कॉटन पर अटैक करेंगे तो कीट मर जाएगा, लेकिन बीटी कॉटन जो है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और वहीं अगर हम बात करें तो 2015 के अंदर वो एकदम से बीटी कॉटन के अंदर भी उसी गुलाबी सुंडी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और आज फिर से भारत का जो प्रोडक्शन है कॉटन का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और 2025 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग लगभग आपका मतलब 2024 का जो लास्ट डेटा था 29.9 मिलियन बेल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रोडक्शन अगेन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रेंड हमें शो करता है कि काफी हद तक यहां पर हमें कंसर्न करने की जरूरत थी, जो हमने किसी टाइम पर नहीं किया। और आज हमारा जो व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ये लोग आप लोग देख सकते हो, ये जो यहां पर आपका चार्ट शो किया गया है, ये भारत का व्यापार शो कर रहा है कि हमने कब कब कितना कितना व्यापार किया, कितना हमने जो है नेट इसके जो है कॉटन का व्यापार करने का काम किया। तो वो हमारा लगातार डिक्रीज हुआ है और इस बार तो हम लोग नेट इंपोर्टर की कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि हमने कॉटन को दूसरे देशों से मंगवाने का काम किया है और कहां हम लोग दूसरे देशों को भेजने का काम करते थे। तो ये अपने आप में काफी एक बड़ा नंबर है। अब देखो कॉटन का जो पौधा होता है उसकी कुछ स्टेज इस प्रकार से होती है, वो आपका इनिशियल से लेके जब तक पूरा हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं 180 दिन के आसपास फसल रहती है, यानी कि 6 महीने 5 से 6 महीने इस फसल को आपका सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक लग जाता है। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत की बात करूं तो भारत के अंदर आपका इसको अप्रैल या मई में लगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अक्टूबर के अंदर या नवंबर की स्टार्टिंग में कर ली जाती है और उसके बाद अगली फसल की बुआई जो है वो की जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे इनिशियल में आपका जब तक इसमें फ्लावर बनना स्टार्ट नहीं होता उससे पहले हम उसको वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं, यानी कि पौधे के अंदर केवल आपकी प्रारंभिक अवस्था, उसमें केवल पौधे की जो ब्रांच है यानी कि टहनियां और पत्ते ही बनते हैं और फ्लावर आने से पहले की जो अवस्था होती है उसी को वेजिटेटिव स्टेज कहा जाता है। अब बात करें तो वेजिटेटिव स्टेज के बाद आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज और उसके बाद में मैच्योरिटी स्टेज ये देखने को हमें मिलता है। लेकिन अब ये जो बीटी कॉटन है वो क्या है और बीटी कॉटन कैसे डेवलप किया जाता है, क्योंकि हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात नहीं करेंगे कि कॉटन को कैसे उत्पादित किया जाता है, वो हम एक अलग लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बीटी कॉटन और एचटी बीटी कॉटन क्या है और इससे हमारा क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिएगा, बीटी कॉटन को हम लोग ट्रांसजेनिक कॉटन भी बोलते हैं या फिर इसको जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन भी कहा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, देखो नॉर्मली जो पौधा है आपका पौधा कॉटन का या नरमे की जो पौधा है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर एक कीड़ा आता है जो कि इसको खा लेता है और जिसकी वजह से इसके अंदर जो आपका बोल बनता है, जो इसका टिंडा बनता है, उसको खराब कर देता है। लेकिन अभी क्या हुआ, इस कॉटन के प्लांट के अंदर हमने एक और आपका ऑर्गेनिज्म था, एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन था जो कि आपका काफी हद तक यहां पर ये कह सकते हो इसके द्वारा एक प्रोटीन रिलीज किया जाता है और वो प्रोटीन आपका जो है हेल्प करता है, या ये कह सकते हो इस पौधे के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको जीन को ऐड कर दिया। अब वो जीन क्या करेगा कि जैसे ही कोई आपका कीड़ा इसको काटने को आएगा तो ये जो इसके अंदर जीन प्रेजेंट है वो उस कीड़े में चला जाएगा और उस कीड़े के पेट में जाकर आपका उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसका पाचन तंत्र है, उसमें एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जिसकी वजह से कीड़ा बाद में भोजन नहीं कर पाता और कीड़ा अंत में मर जाता है, यानी कि पिंक बोलवर्म, गुलाबी सुंडी या अमेरिकन सुंडी आपकी फसल पर अटैक नहीं कर पाती। तो ये था आपका बीटी कॉटन। तो एक्चुअली में इसके अंदर क्या था कि आपका ये देख सकते हो कि शुरुआत में एक बैक्टीरिया से इसमें आपका जीन लिया गया और इस जीन को आपका आइसोलेट किया गया, सेपरेट किया गया और प्लांट टिश्यूज के साथ इसको जो है आपका ऐड कर दिया गया और उसके बाद एक नया प्लांट जनरेशन हमने प्रोड्यूस की और जो आपका पौधा डेवलप हुआ ये जो है अब रेजिस्टेंट था, इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता थी उन कीड़ों के समक्ष लड़ने में और अब कीड़े इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे 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 समय के साथ
अब इस प्लांट के अंदर भी, इस पौधे के अंदर भी आपका वो कीड़ा अब अटैक कर सकता है, क्योंकि उस कीड़े ने धीरे धीरे, जैसे हम आज प्रेजेंट टाइम में क्या कर पा रहे हैं, शुरुआत में जब केमिकल आए थे तो अगर केमिकल को हम सूंघ भी लेते थे तो भी हमारी बॉडी जो है वो उसको सहन नहीं कर पाती थी और हम लोगों को उल्टियां वगैरह हो जाती थी। और आज तो आपने देखा होगा कई लोग तो पी लेते हैं उसको, उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं होता। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो केमिकल या जहर आपका कम जहरीला हो गया, इसका कारण ये है कि हम लोगों के अंदर काफी हद तक एक प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो चुकी है। उसी प्रकार से ये कीड़ों के अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता आपकी उत्पन्न हो चुकी है। इसी वजह से नए नए स्ट्रेन मार्केट में आते हैं। इनिशियल में जब 2002 में भारत में आपका बीटी कॉटन आया था तो वो आपका केवल उसमें एक ही जीन था, नाम था क्राइवन एसी, और उस टाइम पर उसको बोलगार्ड 1 बोला गया था। और बाद में जो नाम आया वो आपका बोलगार्ड 2 था, जिसके अंदर क्राइवन एसी जीन के साथ साथ एक और जीन ऐड किया गया जिसको हमने कहा था क्राई2 एबी जीन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपके जीन में एडवांसमेंट आती जा रही है, वो बाद की बात है। लेकिन यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आपकी उत्पन्न की जाती है। अच्छा, ये जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है, इसमें क्या होता है कि जो कॉटन आपका प्लांट होता है, इसमें केवल और केवल जो आपका टारगेटेड पेस्ट है, यानी कि जिस कीड़े को हमने टारगेट किया है कि इसी को मारना है, वो केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनके ऊपर इसका कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें तो यहां पर इससे क्या हुआ, काफी हद तक फायदा हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और ये अलग अलग यहां पर जो है क्राई1, क्राई2, क्राई3 और क्राई4, ये अलग अलग क्लास जो है यहां पर बीटी टॉक्सिन की हमें देखने को मिली। क्राई1 जो आपका जीन है वो यहां पर जो लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं इस ऑर्डर से जो बिलोंग करते हैं, जैसे कि बोलवॉर्म आपका, उनके समक्ष ये आपका इफेक्टिव होता है। वहीं जो लेपिडोप्टेरा और डायप्टेरा दोनों के खिलाफ ये क्राई2 कहीं ना कहीं हेल्प करता है या उनके समक्ष लड़ने में काम करता है। वहीं कोलियोप्टेरा के खिलाफ जो बीटल्स वगैरह आपकी होती हैं उनके खिलाफ क्राई3, और क्राई4 जो आपका है वो डायप्टेरा यानी कि जैसे मॉस्किटोज वगैरह के खिलाफ क्या करता है, आपका यहाँ पर प्रोटीन उत्पन्न करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है और उनको मारने का काम करता है, या फिर उनसे प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे के अंदर डेवलप करने में या सहायता करने में उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं तो बीटी कॉटन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बीटी कॉटन आपका जो इस शुरुआत में डिस्कवर किया गया था वो इस्तवारी के द्वारा 1901 में इसको डिस्कवर किया गया था, और 1996 के अंदर बीटी कॉटन जो है वो आपका यूएस एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी कि यूएसए में 1996 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और फिर क्या होता है कि भारत के अंदर आते आते इसको 2002 यानी कि लगभग ये कह सकते हो 5 से 6 साल लग गए थे, जिसके बाद भारत में 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन आया था। और जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर क्राई प्रोटीन एक होता है जो कि यहाँ पर सोइल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपको पता होगा, जिसमें से जिसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जिसको आपका यूज किया जाता है उस कीड़े को मारने के लिए, उस इंसेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब क्राई1 एसी और क्राई2 एबी ये दो जीन है जो कि आज बोलगार्ड 2 के अंदर हम लोग यूज करते हैं 2006 के बाद, और आज इसको मोनसेंटो ये कह सकते हो जो यूएसए के अंदर आपकी कंपनी है वो ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर, और भी बहुत सारी कंपनियां अब तो आ चुकी है, लेकिन इनिशियल में मोनसेंटो हमारे भारत के अंदर इसको लेकर आई थी। और वहीं अगर हम बात करें तो दिस प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट द बोलवॉर्म। अब ये जो आपका बीटी कॉटन है वो इंसेक्टिसाइड या ये कह सकते हो टॉक्सिन, एक जहर उत्पन्न करेगा जो कि उन कीड़ों को किल करने का काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है। तो भारत की ये वो कमेटी है जो भारत के अंदर आपका किसी प्रकार की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ करना है या नहीं करना है वो ये देखते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। अब क्या किया इन्होंने, पिछले 3 साल तक रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि जो एचटी बीटी कॉटन है यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है वो आपका भारत में लीगलाइज किया जा सकता है। उसकी वजह से आपके जो मित्र कीट है या पर्यावरण है उसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये बात यहां पर देखने के बाद अभी इसको मंजूरी देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब ये क्या है एचटी बीटी कॉटन। तो देखो, हमने बीटी कॉटन के अंदर एक जो आपका यहां पर ये कह सकते हो बैसिलस थ्रूंजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया था उससे इसके अंदर जीन लेकर आए थे। उसी प्रकार से अब इसमें क्या किया, हमने एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस बैक्टीरिया से ये जीन है CP4 EPS जीन, इस जीन को हमने क्या कर दिया, अब इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। यानी कि अब कॉटन के अंदर एक और जीन हमने ऐड कर दिया, और ये जीन क्या हेल्प करता है, इस जीन के ऐड करने के कारण अब जो आपका पौधा है, अच्छा आपने पहले देखा होगा कि हमारी फसलों के अंदर हम लोग राउंड अप क्या कभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक केमिकल होता है, केमिकल का नाम है आपका ग्लाइफोसेट, आपने शायद नाम सुना होगा।
और सभी किसान इसको जानते हैं, ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट हम किसी भी पौधे के ऊपर अगर डाल देना तो पूरा का पूरा पौधा खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा जीन कॉटन के अंदर ऐड कर दिया जिसका नाम है CP4 EPS जीन। और ये जीन अब क्या करता है, आपका कॉटन के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। क्या करेगा, देखो यहां पर जो CP4 EPS PS जीन है, ये क्या करेगा, जो एग्रोबैक्टीरियम से लिया गया है, ये इसके अंदर एक जो आपका प्रोसेस है उसका, जिसकी वजह से ग्लाइफोसेट उसको अटैक करता है और उसको पौधे को मार देता है, उस प्रोसेस को रोकने का काम करेगा। पहले जो आपका नॉन यहां पर HTBT कॉटन था, उसके अंदर क्या करता था, ग्लाइफोसेट उसकी जो EPS PS जो प्रॉपर्टी थी उसको इनहिबिट कर देता था, जिसकी वजह से पौधा मर जाता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने देगा और उस प्रोसेस को बाईपास कर देगा, जिसकी वजह से आपके पौधे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस खेत में जो आपके घास उत्पन्न होता है किसी भी प्रकार का, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन अब कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, हमारे एनवायरमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर्यावरणवादी इसके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं या किसान इसके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। तो देखो, आपने एक नतीजा देखा कि 2015 के बाद भारत में बीटी कॉटन के अंदर भी लगातार जो गुलाबी सुंडी है वो अटैक कर रही है, उसका नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सोचकर देखिए, आज से 5 या 10 या 15 साल के बाद क्या हो कि आपका जो ग्लाइफोसेट है, यानी कि जो हमारा राउंड अप हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं घास को मारने के लिए, अब वो आपका प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार से ये कह सकते हो इसके ऊपर कर ली, तो धीरे धीरे आपका कॉटन का फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे और नई स्ट्रेन डेवलप करेंगे। और दूसरा यहां पर यह है कि ग्लाइफोसेट जो केमिकल है, ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट दोनों के अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इन दोनों केमिकल की वजह से ह्यूमन स्वास्थ्य के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इससे बनना स्टार्ट हो जाती है, बाकी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां तो लगातार होती ही है। तो अब सोचकर देखिए कि इतनी गंभीर बीमारियां इस केमिकल की वजह से हो रही है, तो जो किसान खेत में इसको डालेगा उस किसान को ये बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी, और उसके बाद वो केमिकल हमारे पौधे के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आएगा या जमीन से, फिर अब उसको पौधे अवशोषित करेंगे, अगली फसल अवशोषित करेगी, अब उन पौधों के द्वारा फिर हमारी बॉडी में आएगा, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर भी वो जहर बनेगा और फिर हमारे बॉडी के अंदर भी कैंसर बनेगा। तो सोचकर देखिए कि ह्यूमन स्वास्थ्य को, या आपके जो जल है, जैसे पानी आपका बह के जा रहा है मिट्टी के साथ, तो वहां पर जाएगा, तो कितना नुकसान पर्यावरण को आने वाले समय में हो सकता है। इस बात को लेकर पर्यावरणवादी जो है वो थोड़े से चिंतित हैं और वही बात हमारे सामने रख भी रहे हैं कि इससे काफी नुकसान जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। और इसको हम बोलते हैं राउंड अप रेडी कॉटन। क्या बोलते हैं आपका, राउंड अप रेडी, क्योंकि देखो राउंड अप के नाम से आता है आपका केमिकल, और इसको हम इसलिए बोलते हैं कि राउंड अप रेडी है ना, कि राउंड अप के समक्ष ये लड़ने में समक्ष आपका तैयार है, तो इसलिए राउंड अप के खिलाफ ये रेडी है। लेकिन दूसरा अभी क्या है, ये केवल जो राउंड अप रेडी कॉटन है वो वेजिटेटिव फेज, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब तक पौधे के अंदर फ्लावर नहीं बनेगा, फूल नहीं बनेगा, तब तक ही ये राउंड अप रेडी कॉटन काम करेगा। यानी कि ग्लाइफोसेट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब फ्लावर आ जाएगा उसके बाद अगर आपने अप्लाई किया तो फिर यहां पर कॉटन की क्रॉप नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने एक और यहां पर डेवलप कर लिया, राउंड अप रेडी फ्लेक्स कॉटन। इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज पर भी अगर आप राउंड अप अप्लाई कर दोगे, ग्लाइफोसेट अप्लाई कर दोगे, तो भी आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खेत में आपका जो घास उग रहा है, किसी प्रकार का खरपतवार उग रहा है, तो उसको खत्म कर देगा। तो अब किसानों की समस्या यह भी थी कॉटन की फसल में, नरमे की फसल में, कि घास बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको निकालने में कई बार 5,000, 6,000, 7,000 और किसान की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से किसान को नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था। तो अभी इसी से निपटने के लिए इस हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन को लाया गया, लेकिन इसका नुकसान पर्यावरणवादी ज्यादा बता रहे हैं। जो किसान प्रोग्रेसिव कुछ हैं वो भी इसके रिगार्डिंग चिंतित है कि भाई इससे काफी आपका नुकसान हो सकता है। बाकी सरकार इसको लेकर क्या आपका डिसीजन लेती है वो बाद की बात है, अभी तक उनका फाइनल निर्णय तो नहीं आया है। और याद रखना कि राउंड अप रेडी जो फ्लेक्स कॉटन आपका है, उसको मोनसेंटो कंपनी के द्वारा हमारे भारत के अंदर टेस्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इसको शायद एक्सेप्ट जो है कर लिया जाए, ठीक है। या ये कह सकते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए तो अलाउ नहीं किया गया है, हाँ ट्रायल के लिए इसको अलाउ किया गया है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तो 2,4-D, आपने नाम सुना होगा कि 2,4-D तो इतना कॉटन के लिए खतरनाक माना जाता है कि कॉटन की फसल के आसपास अगर आप बोतल को भी खोल दोगे ना, तो उसके साथ अगर हवा चल रही है और वहां भी कॉटन की फसल के ऊपर चला गया तो भी ये कॉटन की फसल को नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये चौड़ी पत्तियों वाला खरपतवार होता है 2,4-D। अब क्या किया साइंटिस्ट ने,
अगेन एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एल्कली जीन्स यूट्रोप्स। इस बैक्टीरिया से एक जीन का नाम है TFDA। इस जीन को अब कॉटन की फसल में आपका डाल दिया और इससे क्या होगा कि 2,4-D के अगेंस्ट में ही ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो गई। तो सोचकर देखिए कि लगातार ऐसी बहुत सारी रिसर्च जो है वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है जिससे अलग अलग बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक जीन को आपका निकालकर और पौधों के अंदर डाला जा रहा है और उस पौधे को इतना ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है कि वो अब जो हम केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, जो ये आपके खरपतवार नाशी अप्लाई कर रहे हैं, इनका भी आपके पौधे के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो वहां पर वनस्पति है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाकी पौधे वहां पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारी पौधे के साथ वो कंपटीशन या लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और आपका पौधा आराम से वहां पर ग्रो करेगा। तो किसान की मेहनत कम हो जाएगी और आराम से वहां पर फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन वही मैंने बताया कि अगर समय के साथ साथ धीरे धीरे अब वो जो आपका केमिकल है वो हमारी बॉडी को या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके अलावा धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पौधे के अंदर आपकी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे अब वो पौधे को भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या और काम करेंगे। तो इस प्रकार से कई चीजें आपके सामने आती हैं और उसको लेकर कंसर्न हमें होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात है, उनकी लाइफ की बात है। तो हम लोगों को चिंतित तो जरूर यहां पर होना पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है वो अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन शायद भारत के अंदर HTBT कॉटन आपका लीगलाइज हो सकता है, इसको आपका कानूनी रूप से वैध माना जा सकता है। बाकी बात करें तो कुछ न्यू GM ट्रेट हैं जो कि अभी टेस्टिंग जिनकी चल रही है, जिनमें से जैसे कि प्रोटीज इम्यूनेटर है, आपका VIP3A है, Cry1AC, Cry1F या आपका Cry2AB। तो ये आपके अलग अलग जैसे यहाँ पर कुछ आपके ऑलरेडी जो है आपके ये कह सकते हो कि यूज किए जा चुके हैं और कुछ के ऊपर रिसर्च चल रही है ताकि आने वाले समय के अंदर और बेहतर आपका जो कॉटन है उसको उत्पादन किया जा सके। क्योंकि देखो फसलों के ऊपर लगातार आपको पता होगा कि धीरे धीरे ये रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि बेहतरीन और उम्दा आपकी क्वालिटीज के जो प्रोडक्ट है उनको निकाला जाए, उनको जो है उत्पन्न किया जाए और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज की जाए। और खासकर एनवायरमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होगा प्रेजेंट टाइम में काफी समस्याएं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलती है, खासकर भारतीय कृषि के अंदर, क्योंकि भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है और हमारे लिए पानी की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो धीरे धीरे हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है और हमें खेती भी करनी है ताकि आने वाली जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम लोग फूड और फीड भी अवेलेबल करवा पाए। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा पर्यावरण भी कोई किसी प्रकार से नुकसान ना हो, क्योंकि वो पीढ़ियों को हम लोग अगर देकर जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्यावरण हमारी पीढ़ियों जो आने वाली जनरेशन है उनके द्वारा हमें उधार दिया गया है और अगर किसी उधार दी हुई चीज को हम लोग वैसे ही या खराब करके लौटाते हैं तो वो एक बुरी बात होती है, हमें उसको सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको साफ सुथरा करके और अच्छा एनवायरमेंट करके प्रोवाइड करवाएं। और मैं बार बार आपको यहां पर कह रहा हूं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर आप लोग जाकर पढ़ सकते हो, वहां पर अभी जो है साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि आने वाले 3 साल के बाद हमें भयंकर परिणाम जो है दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं जो लगातार आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसको हमें कंसर्न करना पड़ेगा, सभी साइंटिस्ट को इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी इसके ऊपर आने वाले समय में जो है सरकारों का क्या निर्णय होता है, क्या नीतियां आती है वो हमें देखना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके इस टॉपिक को समझने में। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।